शारदा के बेटे रमेश अनामिका नाम की एक गरीब महिला से शादी करता है। इस वजह से शारदा नाराज हो जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर वो दोनों उसी गांव में रहने लगे, पर एक छोटी कुटिया में। शारदा के पति प्रसाद उनसे मिलने के लिए वहां जाते हैं। अनामिका अपने ससुर जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। 6 महीने बीतने के बाद उन्हें पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है। तब तक रमेश को नौकरी भी मिल जाती है। वहां उन्हें अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है, ये सोचकर रमेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे इसीलिए माँ ने हमें घर से निकाल दिया था। कब तक ऐसा चलेगा? ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला। पिताजी, आप माँ से कहिए ना, मैं नौकरी के लिए जाऊंगा। तब अनामिका का इस तरह अकेला रहना ठीक नहीं है। ऐसे वक्त एक महिला का साथ रहना बहुत जरूरी है। रमेश अपने पिताजी से कहता है। उसकी बातें सुन के प्रसाद कहते हैं, अरे बेटा, मैं रोज तुम्हारी माँ से कहता हूँ, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। तुम एक बार खुद ही बात करो ना। इस बात पे रमेश को संदेह था, फिर भी वो दोनों मिलके उसकी माँ के पास जाते हैं। उसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, पर उसकी जरूरतों को सुन के उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आ जाता है। माँ, मुझे पता है तुम मुझे देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत ही गुस्से में आ गई। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं इस तरह से उसे अकेले घर पे नहीं छोड़ सकता। कल जब तुम्हारे पोता या पोती होगी, क्या तुम उसके साथ बिना खेले रह पाओगी? रमेश की बातें सुनकर शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप रह जाती है। रमेश बहुत प्यार से बात कर रहा था, इसीलिए मंजूरी देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अनामिका उस घर में कदम रखती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। रमेश अपने नौकरी के लिए निकल जाता है और प्रसाद अपने खेती बाड़ी के काम के लिए निकल जाते हैं। जब घर पे कोई नहीं होता था, तब शारदा अनामिका को बहुत डांटती रहती थी। हमारी किस्मत ही खराब है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पर वो जाके तुमसे शादी कर ली। एक पैसे का दहेज नहीं मिला और इधर अस्पताल का डिलीवरी का खर्च, गोद भराई का खर्च। इस तरह शारदा अपनी तीखी तीखी बातों से अनामिका को बहुत ठेस पहुंचाती है। इन बातों से आहत होकर जब अनामिका अंदर जाने लगी, शारदा अंदर आके कहने लगती है, जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो तुम अंदर क्यों जा रही हो? तुम्हारे बचपन से माता पिता नहीं थे क्या? कैसे तुम बड़ी हुई? हाँ, इस तरह से एक के बाद एक सवाल शारदा करने लगती है। सासू माँ, मैं अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ। आपका बेटा अनाथ आश्रम में मदद करने के लिए वहाँ आया करते थे। कईयों की भूख भी मिटाई। उसी वक्त उन्होंने मुझे पसंद की और मुझसे शादी कर ली। पूरी कहानी इस तरह से अनामिका ने खुल के बताई। सासू माँ साथ रहने के बाद भी एक काम में कभी मदद नहीं की। गर्भवती होने के बाद भी अनामिका को ही सारा काम करना पड़ता था। कुएं से पानी निकालना हो या फिर बाथरूम साफ करना हो, सारा काम अनामिका खुद करती थी। हर दिन के कपड़े धोने हो, उन्हें सुखाने हो, उन सभी कपड़ों को इस्त्री करना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, खाना पकाना, बर्तन धोना, सारा कामकाज अनामिका ही करती थी। इस विषय को लेकर प्रसाद एक दिन शारदा से पूछते हैं, शारदा, तुम इंसान नहीं हो क्या? बहू को इस हालत में भी घर का काम करा रही हो। अगर कल के दिन में कुछ हो जाए तो तुम अपने बेटे को क्या जवाब दोगी? मैं एक दूसरी औरत को ले आऊंगी और कहूंगी, ये है तुम्हारी बीवी, लो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? कल से मैं और मेरी दोस्त तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, पूरे 3 महीने के लिए, ताकि उसे आदत हो जाए, इसीलिए छोड़ा है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर प्रसाद बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। तुम पे भरोसा करके तुम्हारे बेटे ने अपनी बीवी को छोड़ा है। तुम ठीक नहीं कर रही हो। शारदा कहती है कि ये उसकी मर्जी है और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मनी मन सोचने लगती है, सख्त होके और परेशान करने से ये अच्छा मौका रहेगा। वो खुद ही अपने आप मर जाएगी। वो सोचते हुए अंदर चले जाती है। अगले दिन ही वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। बेचारे प्रसाद बाहर जाते समय बहू को सावधान रहने कहते हैं। बेटा अनामिका, ठीक से रहना, बहुत जरूरी काम है इसीलिए जा रहा हूँ। जरूरत पड़े तो फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा यहाँ। प्रसाद की बातों पर अनामिका कहती है, ठीक है। कुछ दिन निकल जाते हैं। पानी देने वाली लड़के की गलती की वजह से अनामिका फिसल के गिर जाती है। बिल्कुल पेट के बल वो नीचे जाके गिरती है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और खून बहने लगता है। वो दर्द के मारे छटपटाती है और मदद का इंतजार करने लगती है। शाम के बाद प्रसाद घर लौट के आते हैं। घर में खून बह रहा था और उस खून की नदी में अनामिका मरी पड़ी हुई थी।
उसे देखकर प्रसाद बहुत विचलित हो जाते हैं। इस विषय में बताने के लिए वो रमेश को फोन करते हैं। रमेश तुरंत ऑफिस से भाग के आता है। वो अपनी पत्नी को भी फोन करते हैं पर वो काट देती है। लगता है कोई काम नहीं है। ये सोचकर वो फोन स्विच ऑफ कर देती है। रमेश के घर लौटने के बाद प्रसाद उसकी माँ के बारे में बताते हैं। शारदा की वजह से अनामिका की जान चली गई, ये कहकर वो रोने लगते हैं। फिर अनामिका का अंतिम संस्कार किया जाता है। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह जब प्रसाद नींद से जागते हैं तो देखते हैं रमेश ने जहर खा के अपनी जान दे दी है और एक चिट्ठी छोड़ गया है। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद प्रसाद बहुत दुखी हो जाते हैं। शारदा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब होने के बाद मैं भी मर जाऊंगा, तब तुम शांति से रहोगी। इतने लोगों को परेशान करके तुम्हें क्या मिला? ऐसा कहकर प्रसाद ने भी अपनी जान दे दी। आसपास के पड़ोसी आके उनका अंतिम संस्कार का रस्म पूरी करते हैं। कुछ दिनों के बाद शारदा तीर्थ यात्रा से घर लौट के आती है। फिर पड़ोसी आके उसे पूरी कहानी बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर शारदा जोर जोर से रोने लगती है और फिर पागल हो जाती है। मैंने सभी को मार डाला कहकर वो सड़क पे चिल्ला चिल्ला के दौड़ने लगती है। अनामिका अपने पिताजी शंकर के साथ तरबूज बेचा करती थी। वहां तरबूज खरीदने रमेश नाम का एक व्यक्ति अक्सर आया करता था और वो शंकर से बहुत अच्छे से बातें करता था। इसी तरह हर दिन वो अनामिका को देखने तरबूज खरीदने के बहाने आता था। दिन निकल रहे थे। एक दिन अचानक से अनामिका के पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। अनामिका इस वजह से बहुत दुखी हो जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश वहां पे आता है। संयाग्रस्त शंकर को देखकर रमेश कहता है, क्या हो गया आपको? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, ठीक तो हूँ, पर आज या कल लेकिन 2 इच्छाएं हैं मेरी। एक, मेरी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ और दूसरी, सुनने में हो सकता है थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी, एक बड़े तरबूज स्विमिंग पूल में तैरना। इसीलिए मैंने अपने पिताजी से ये व्यापार अपने हाथ लिया। शंकर की ऐसी बातें सुनकर अनामिका और रमेश बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। ठीक है अंकल, आप चिंता ना करें, मैं आपकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मुझे अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी दे दीजिए। आज नहीं तो कल मैं जरूर उसकी शादी करा दूंगा। वाह, आपने इतनी आसानी से कह दिया, वो भी बिना दूल्हा ढूंढे। दूल्हा ढूंढने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना। उसकी बातें सुनकर शंकर और अनामिका दोनों ही आश्चर्य होकर उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। अरे बाबू, सच कह रहे हो क्या या फिर मजाक कर रहे हो? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूं, वो भी शादी जैसे मामले को लेकर। इतने दिनों तक मैं आता था तरबूज के लिए नहीं, अनामिका को देखने। उसकी बातें सुनकर शंकर बहुत खुश होता है। बेटा, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं, बस अनामिका की राय पूछ लो। शंकर अनामिका से पूछते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका शर्मा जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। ये देखकर शंकर और रमेश दोनों ही बहुत खुश होते हैं। रमेश सारी बातें अपनी माँ शारदा को बताता है। शारदा भी ठीक है कह देती है। फिर 2 दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वो उसके पिताजी की दूसरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए तरबूज के आकार में एक स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाते हैं। वो इस बारे में कई मिस्त्रियों से बात करते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए सारे मिस्त्री ज्यादा पैसे की मांग करने लगते हैं। वो इस बात के लिए हाँ भी कह देते हैं। अब स्विमिंग पूल बनना शुरू हो जाता है, पर छोटी छोटी चीज के लिए हर बात पे वो पैसे मांगने लगते हैं। क्योंकि उतने पैसे थे नहीं, इसीलिए वो और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। फिर लड़ाई हो जाती है और सारे कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। लगता है पिताजी की आखिरी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। अनामिका को रोते देख रमेश उसे समझाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं किसी और को ले आऊंगा, पर ये होके रहेगा। रमेश की बातें सुनकर अनामिका थोड़ी शांत होती है। तब शारदा आके कहने लगती है, आगे का काम हम ही कर लेंगे, फिर इसे रंग देंगे, बिल्कुल तरबूज जैसा लगेगा। शारदा की ऐसी सलाह पर
अनामिका भी हाँ कह देती है। फिर सास, बहू और रमेश तीनों मिलकर स्विमिंग पूल निर्माण में लग जाते हैं। वो बहुत सुंदर बनता है, अब बनके तैयार हो जाता है। ये देखकर वो खुद ही आश्चर्य हो जाते हैं। वाह, हमें नहीं लगा था ये इतना खूबसूरत बनेगा। अगर हम इसे रंग देते हैं तो ये और खूबसूरत बन जाएगा। और जैसा सोचते हैं वो उसे तरबूज के रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। वो तरबूज के रंग में पूरे स्विमिंग पूल को रंग देते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन उस दिन बादल छा गए, मानो जोर से बारिश होने वाली हो। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। हाय भगवान, वैसे ही देर हो चुकी है और अगर बारिश हो गई फिर सारे रंग धुल जाएंगे और हमें इसे दोबारा रंगना पड़ेगा। ये प्रयास, धन, समय सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पिताजी रोज पूछ रहे क्या काम खत्म हुआ। मुझे डर लग रहा है। हे ईश्वर, आप बस बारिश ना होने दे। वो भगवान से प्रार्थना करती है। अनामिका की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं और जोरों की बारिश नहीं होती, इसीलिए रंग धुल नहीं जाता। ये देखकर अगले दिन सब बहुत खुश होते हैं। अब बस स्विमिंग पूल में पानी भरना बाकी था, तो वो स्विमिंग पूल में पानी भर देते हैं। अब तरबूज स्विमिंग पूल पूरी तरह से तैयार। अनामिका ये पूरा मामला खुश होके अपने पिताजी से जाके कहती है। सुन के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। तब तक शारदा और रमेश वहां पे आते हैं। फिर सब मिलके उन्हें स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उसमें तैरने की कामना करते हैं। उनके चेहरे की खुशी देखकर अनामिका भी बहुत खुश होती है। उस दिन से पहले अनामिका ने अपने पिताजी के चेहरे पे उतनी खुशी कभी नहीं देखी थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक मैंने अपने पिताजी को इतना खुश कभी नहीं देखा। पूरी जिंदगी परेशानी और कष्ट में रहे, पर आज तो पिताजी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लग रहे हैं। ये हो पाया है सब आप लोगों की वजह से। सासू माँ, आपका बहुत शुक्रिया। एक साथ आपने शादी भी की और पिताजी की सारी इच्छाएं पूरी भी की। इस तरह अनामिका अपने आंखों में आंसू लेकर धन्यवाद कहती है। धीरे धीरे अनामिका के पिताजी की तबीयत ठीक होते रहती है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। वो हर दिन स्विमिंग पूल जाते थे और स्विमिंग करके अपना पूरा दिन बिताते थे। एक दिन वो तैर रहे थे और वहीं पे अपनी अंतिम सांसें छोड़ देते हैं। अनामिका का रोते रोते हाल बेहाल हो जाता है। शारदा और रमेश मिलके उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उनकी दोनों आखिरी इच्छाएं पूरी हो गई, इसीलिए वो शांति से चले गए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उनकी आत्मा को अब हमेशा के लिए शांति मिलेगी। शारदा की बातें सुनकर अनामिका अपनी आंसू पोंछती है और बहुत अच्छे से अपने पिताजी की अंतिम संस्कार करती है।